ये कल हमने जो पाठ पढ़ा था वो पीछे तक पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई उसके बारे में पाठ पढ़ा था। पृथ्वी तक ब्रह्मांड का उद्गम और पृथ्वी का उद्गम तक पढ़ा था। आगे हम पढ़ेंगे आज बुध। ये जो पृथ्वी की अद्वितीय ग्रह जीवन को बनाए रखते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले अपन ने हमारे सौरमंडल में पृथ्वी अपन ने इतना जो पढ़ा था उसमें से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। बाकी केवल पृथ्वी पर ही वायु और पानी जीवित रहने के लिए आवश्यक है, जो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है, और वातावरण है वो पृथ्वी पर ही उपलब्ध है। बाकी ऐसा कोई ग्रह नहीं है जहाँ पर वातावरण उपलब्ध है। और सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है? बुध, जो हमने कल यहाँ तक पढ़ा था। और सूर्य के सामने जो हिस्सा आता है उसका लगभग 427 डिग्री सेल्सियस तापमान है, और जो अंधकार वाला हिस्सा है वहाँ पे माइनस में 270 डिग्री, मतलब माइनस में आप समझ सकते हो जैसे बर्फ़ है वो 0 डिग्री सेल्सियस पर तापमान पर बर्फ़ जमता है, जबकि उससे कम चले जाए माइनस में 270 डिग्री पर वायुमंडल नहीं पाया जाता। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। शुक्र है वो पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है। वो लगभग अपने सूर्य का सबसे नज़दीक ग्रह बुध और पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है और सूर्य से दूरी के मामले में दूसरे नंबर ग्रह, वह लगभग 40 लाख मील की दूरी पर है। यह एक अत्यंत गर्म ग्रह है, बहुत ही गर्म ग्रह, जिसका तापमान लगभग 480 डिग्री सेल्सियस है। इसके वायुमंडल में 96% मतलब 100 में 96 अगर अनुपातिक रूप में 96 मतलब 96% लगभग कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। 96% कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड तथा कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी विषैली गैसें ये पाई जाती है। उसके बाद आता है मंगल। शुक्र के बाद में पृथ्वी आता है, जो पृथ्वी चूंकि उसके बारे में अपन पढ़ चुके हैं। अब उसके बाद में ग्रह मंगल पृथ्वी से काफ़ी नज़दीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र है, और ये जबकि पृथ्वी से नज़दीक है। इसे लाल ग्रह कहते हैं, क्योंकि इसमें लाल कलर का जो ज्वाला है लाल ग्रह भी कहते हैं। इसमें 85% कार्बन मोनोऑक्साइड और लाल धूल कण है। लाल धूल कण है तो लाल कलर अन्य ग्रहों की तुलना में बहुत ही ठंडा ग्रह है, और अब तक यहाँ जीवन के होने की बात को अंत मान्यता नहीं मिल पाई। अभी तक इसमें मान्यता नहीं मिल पाई कि मंगल में जीव है, लेकिन अभी वैज्ञानिक इसके बारे में खोज कर रहे हैं। बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह मुख्यतः तेज घूमने वाला गैस, विशेषकर अमोनिया के बादलों का गोला है, और उसकी सतह ठोस नहीं है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और मुख्यतः तेज घूमने वाला गैस, विशेषकर अमोनिया के बादल है, उसकी सतह ठोस नहीं। शनि मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। शनि में क्या होता है? मुख्यतः हाइड्रोजन और हीलियम होते हैं। उसके वायुमंडल में 90% मतलब 90% नाइट्रोजन होती है। इसका तापमान 187 डिग्री सेल्सियस है, और यह हाइड्रोजन साइनाइड जैसे अत्यंत विषैली गैसें भी इससे बना है। इसके चारों ओर एक घेरा है। इसके चारों ओर क्या है? शनि के चारों घेरा है। अरुण बहुत ठंडा ग्रह है, और सौरमंडल का एक दूर का ग्रह है, और सौरमंडल से दूरी की विशेष स्थान 7वें स्थान पर है। अरुण और वरुण सौरमंडल के सबसे बाहरी भाग पर स्थित है। इसकी घूमने वाली दूरी बहुत ही झुकी हुई है। वरुण पृथ्वी के मुकाबले बहुत ही छोटा और ठंडा अंधकारपूर्ण ग्रह है, ठंडा, जिसकी सतह पर जमी हुई मीथेन से ढकी हुई है। पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीव जंतु पाए जाते हैं। इतने सारे जो अपने टोटल 8 ग्रह पढ़े, 8 ग्रहों में से मात्र एक पृथ्वी ऐसा ग्रह है जिस पर केवल जीवन पाया जाता है, जिसमें जीव जंतु पाए जाते हैं। अब वैज्ञानिक पृथ्वी के अलावा ब्रह्मांड के किसी अन्य ग्रह को नहीं जानते। वैज्ञानिक अभी तक इतनी खोजों के बावजूद अभी तक नहीं जानते हैं कि जीवन पाया जाता है। ब्रह्मांड में सैकड़ों तारे हैं, और उनके चारों ओर चक्कर लगाते हैं। उनके द्वारा कई ग्रह उनके चक्कर लगाते हैं। ये तो अपना सौरमंडल एक है, उनमें से एक है। ब्रह्मांड में कई सारे सैकड़ों तारे हैं, उसमें से सूर्य एक तारा है जिसके चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं। ऐसे कई हजारों सैकड़ों तारा हैं, लेकिन वहाँ जीवन धारण करने के लिए परिस्थितियाँ पाई जाती है या नहीं, इसके बारे में अभी तक पता नहीं लगाया जा सका है। ऊपर उल्लेखित अन्य ग्रहों की तुलना में पृथ्वी में निम्न विशेष परिस्थितियाँ होती है, जिसके कारण जीवन धारण करना संभव होता है।
अब पृथ्वी पर जीवन क्यों है, बाकी ग्रहों पर जीवन नहीं है, क्या कारण है? देखो, जीवन धारण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ, जीवन धारण करने के लिए आवश्यक परिस्थितियाँ कौन सी है? पानी का पाया जाना। जैसा कि हम जानते हैं कि पृथ्वी के उद्गम के समय आदिम काल से वायुमंडल की जलीय वाष्प तरल पानी के रूप में संघनित हो गई, जलीय वाष्प संघनित हो गई। इसे महासागरों, नदियों, अन्य जलीय पिंड बन गए। पृथ्वी की 3/4 सतह पानी से ढकी हुई है। पृथ्वी के उद्गम के समय वायुमंडल की जलीय वाष्प की तरह संघनित हुई। वायुमंडल की जो जलीय वाष्प थी वो संघनित हुई, ठंडी हुई और महासागरों, नदियों और अन्य के रूप में लवणीय पिंड बन गए। और पृथ्वी में वर्तमान में भी 70 से 71% लगभग पानी है, समुद्र है। जल एक सार्वत्रिक विलायक है, सार्वत्रिक, यानी जीवन का उद्गम भी जल से हुआ है। एक जीवित जीव में लगभग 2/3, अब आप इस हिसाब से अपने शरीर में लगभग 70% से 75% पानी पाया जाता है, और पानी से, और अपनी जो शरीर की सबसे छोटी इकाई जिसे अपन कोशिका कहते हैं, सबसे छोटी इकाई मतलब जिससे शरीर बना है। जैसे अपन कहते हैं पत्थर को कभी तोड़ते हैं तो उसमें छोटे छोटे कण आते हैं, छोटे छोटे कण बनते हैं। उसी प्रकार पृथ्वी अपने शरीर की सबसे छोटी इकाई है, उसमें भी 90% पानी होता है। जीवधारियों में जैविक, रसायन अभिक्रियाओं के लिए जलीय माध्यम के लिए आवश्यकता होती है। इसलिए जीवधारियों के जीवित रहने के लिए पानी का बहुत महत्व है। अब आता है वायुमंडल। पृथ्वी गैसीय वायुमंडल से आच्छादित है। पृथ्वी किससे मंडल है? गैसीय वायुमंडल, जो जीवन को बनाए रखता है। पृथ्वी के वायुमंडल में अब पहला क्या था? पानी जीवन जीने के लिए आवश्यक। दूसरा है वायुमंडल, बिना सांस अपन एक पल भी नहीं रह सकते। पृथ्वी में गैसीय वायुमंडल से आच्छादित है जो जीवन को बनाए रखता है। पृथ्वी के वायुमंडल में 78% क्या पाया जाता है? नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन, और अब ये 99% ये 2 गैसें पाई जाती। अब 1% है शेष, उसमें से थोड़ी सी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, ओजोन आदि ये गैसें पाई जाती है। अब देखो, ओजोन, दुर्लभ गैस, नियोन, ये आदि आर्गन पाए जाते हैं। सांस लेते समय जीवधारी कौन सी गैस लेते हैं? ऑक्सीजन। जीवधारियों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा से मुक्त करने के लिए भोजन के ऑक्सीकरण के लिए, अब जीवधारियों के लिए विभिन्न क्रियाकलापों के लिए आवश्यक ऊर्जा मुक्त करने के लिए, कोई ऊर्जा अपन खाना खाते हैं उसकी मुक्त करने के लिए, ऑक्सीकरण के लिए कोई चीज़ का ऑक्सीकरण होता है, जंग लगता है तो इस चीज़ का। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड, हरे पौधे जो पौधे हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं? प्रकाश संश्लेषण से। तापमान, पृथ्वी का औसत तापमान 16 डिग्री सेल्सियस कितना होता है? 16 डिग्री। जीवित प्राणियों के जीवित रहने के लिए यही सबसे सुलभ तापमान है। पृथ्वी की प्रतिरोधक क्षमता, पृथ्वी की सबसे अनूठी विशेषता है कि उसकी प्रतिरोधक क्षमता गतिविधियां जिनके कारण जलाशयों में उदासीन pH 7 की स्थिति बनी रहती है। जीवित रहने के लिए जीवधारियों के लिए pH उपयुक्त है। अनूठी विशेषता है कि गतिविधियां जिसके कारण मिट्टी और जलाशय उदासीन स्थिति बनी रहती है, वो जीवधारियों के लिए जीवित रहने के लिए आवश्यक है। मतलब मिट्टी और जलाशय में उदासीन रहते हैं, कोई क्रिया नहीं होती, इसके कारण pH उपयुक्त है। अब सूर्य, पृथ्वी को सूर्य से प्रकाश मिलता है, और पृथ्वी का सबसे निकट का तारा है, लगभग 150 किलोमीटर दूर है। कितना? 150 किलोमीटर। यह ऊर्जा का चरम स्रोत है, सबसे ज़्यादा ऊर्जा यहीं से मिलती है। अब देखो सूर्य, फिर ये ओजन परत आता है। ओजन परत से होते हुए सूरज अपने, अगर सीधी किरणें आए तो हम जीवनी बहुत ज़्यादा तापमान हो जाए। भूमि अभी और उसके बाद समुद्र की सतह, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, वापस पानी जाता है ऊपर, बादल बन के, और बरसात होती है। ठीक है। सौर विकिरण तथा जीवन, पृथ्वी पर जीवन। उन स्थितियों को स्पष्ट कीजिए जो पृथ्वी पर विशिष्ट ग्रह बनाती है। अब उन स्थितियों अपन देखा, पानी का पाया जाना, वायुमंडल, तापमान, ये सब कहाँ से होता है? ये स्थितियाँ हैं जिसके कारण पृथ्वी पर जीवन। अब पृथ्वी को ऊर्जा कहाँ से मिलती है? सूर्य से। कहाँ से मिलती है? सूर्य से। ऑक्सीजन जीवन के लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? ऑक्सीजन जीवन जीने के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि जीवनधारियों जो होते हैं उनके विभिन्न क्रियाकलापों के लिए ऊर्जा को मुक्त करने के लिए ऑक्सीकरण बहुत जरूरी है। हरे पौधे हैं वो ऑक्सीकरण के लिए विभिन्न। ठीक है।
अब अपन पढ़ते हैं मानव जीवन के उद्भव से पूर्व जीवन का उद्भव और विकास। आरंभ में पृथ्वी की स्थिति ऐसी नहीं थी, वर्तमान जो अपन रूप में देख रहे हैं वैसी पृथ्वी का ऐसी स्थिति नहीं थी जहां जीवन पनप सके। वायुमंडल मूलतः मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन जैसी गैसें थी। जलीय वाष्प में वायुमंडल भारी पड़ा था, लेकिन यहाँ मुक्त ऑक्सीजन नहीं थी, इसलिए आदि पृथ्वी का वायुमंडल अपचयनकारी था, कोई जीवन का चिन्ह नहीं था। ठीक, शुरू में कोई नहीं था। अब जैविक का विकास कैसे कैसे हुआ, धीरे धीरे जैसे जैसे पृथ्वी ठंडी होती गई, जलीय वाष्प संघनित होकर तरल पानी में बदल गई, वर्षा होने लगी, जिससे पृथ्वी का जलाशय बनते गए। जलाशय मतलब जो पानी के जो चीज़ें हैं वो जलाशय बनते गए। पानी में जीवन के अणु उत्पन्न हुए। जीवन के अणुओं से क्या हुआ, जीवन के अणु उत्पन्न हुए, अणुओं से जीवाणु का विकास हुआ। जीवाणु, कीटाणु, ये सबसे पहले और सबसे सरल जीव थे। कौन से थे? सबसे सरल जीव थे जी। सबसे पुराने जीवाणु के जीवाश्म 3.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में पाए जाते। कौन से? 3.5 अरब वर्ष पुरानी चट्टानों में। लगभग 2 वर्षों तक पृथ्वी पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीवाणु का 2 अरब वर्ष तक भिन्न भिन्न जीवाणुओं का निवास था। इनमें से एक से क्लोरोफिल नामक हरे रंग का रंजक का विकास हुआ। किसका? क्लोरोफिल, हरे रंग। एक क्लोरोफिल युक्त जीवाणु कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग करते थे। किसका? क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी का उपयोग करते थे और प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऑक्सीजन छोड़ते थे तथा ऑक्सीजन वायुमंडल में एकत्रित होती गई। कैसे? ऑक्सीजन वायुमंडल में एकत्रित होती गई। अब ये लिखा हुआ बिलियंस ईयर्स ऑफ बिफोर प्रेजेंट 0 में बहुकोशिकीय जीव था। ठीक है, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ठीक है, रासायनिक जैविक विकास हुआ। इस प्रकार ये टेबल में आप देख सकते हैं। शुरू में पृथ्वी का निर्माण हुआ, फिर रासायनिक जैविक विकास हुआ 3500 मिलियंस ऑफ ईयर बिफोर। ठीक है, उसके बाद एक कोशिकीय, पहले एक कोशिकीय, फिर प्रकाश संश्लेषण हुआ, फिर एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय जीवों का विकास हुआ। फिर उनके कोशिकीय जीवों ने ऑक्सीजन मुक्त की और वायुमंडल में ऑक्सीजन एकत्रित होती गई और प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त ऑक्सीजन होती गई, क्योंकि ये पौधे हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। पृथ्वी पर जीवन की घटनाओं का चित्रात्मक अध्ययन है। अब देखा ना, पृथ्वी का निर्माण हुआ, उसके बाद छोटे छोटे पानी, पृथ्वी की ठंडी से पानी आया, पानी से जलाशयों का निर्माण हुआ, जलाशयों से निर्माण हुआ, छोटे छोटे जीवन के अणु विकसित हुए, अणु से जीवाणु बने, जीवाणु से क्या हुआ? जीवाणु हुए, जीवाणु से हरे हरे शैवाल बने, उसे एक कोशिकीय, वो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते गए और ऑक्सीजन छोड़ते गए। और उसके बाद एक कोशिकीय, फिर बहुकोशिकीय इन जीवाणुओं ने फिर ऑक्सीजन वायुमंडल छोड़ी, वायुमंडल में ऑक्सीजन एकत्रित होगी, फिर प्रकाश संश्लेषण से इनका प्राप्त ऑक्सीजन हुई, फिर वायुमंडल मुक्त वायुमंडल बन गया। इस प्रकार जीवाणु द्वारा प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन एकत्रित होगी गई, धीरे धीरे ऑक्सीकारी होती गया और समय पर वायुमंडल में 21% मात्रा हो गई। इस तरह जीवाणु का विकास हुआ और आगे बढ़ते भारी प्रोत्साहन मिला। जीवाणुओं को पृथ्वी पर आकर बसने का मौका मिल गया। समय गुजरने के साथ जीवाणु, प्रजीव, प्रोस्टेस्ट विकसित हुए। जीवाणु और प्रजीव दोनों ही एक कोशिकीय जीव हुए। उसके बाद बहुकोशिकीय फफूंदों का विकास हुआ। किसके? बहुकोशिकीय। पहले एक कोशिकीय जीवाणु, ठीक है, शैवाल, फिर बहुकोशिकीय फफूंदों का विकास हुआ। ठीक है, तत्पश्चात पौधे, जंतु पाए गए। आज जीवधारियों में 5 जगत है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फफूंद, प्लांटी और एनिमेलिया शामिल है। अब महाकल्प। अब ये जो जीवन के अलग अलग काल है, ठीक है, महाकल्प काल, ठीक है, भूवैज्ञानिक चक्र काल, ठीक है, महाकल्प काल, कल्प, आयु और जीवन। अब ठीक है, अभी अलग अलग जो टेबल है उस हिसाब से अपन पढ़ते जाएंगे। नूतन वर्ष, हिमकाल, मानव का ये जो पहले आ जाएगी। पहले पृथ्वी का उद्भव काल हुआ लगभग 4600, ठीक है, 4600 मिलियन वर्षों में पृथ्वी का उद्भव हुआ। फिर उसके बाद प्राचीन सुस्पष्ट जीवाणु सुदृंग की, और फिर 2500 वर्ष में ऑक्सीकरण का जमान हुआ। 1500 में सुकेंद्र की जीवाश्म का, फिर 700 में प्रथम जंतुओं का उद्भव,
फिर आ गया पूर्व पुराजीवी, अधिकांश 544 अधिकांश संघों में शैवालों का उदय हुआ। फिर आर्डोविशियन 505 कशेरुकु जबड़ा विहीन मछलियों का उदय हुआ, शैवालों की बोलता। फिर शेड्यूल जबड़ा रहे विहीन कोशिकों को भूमि पादपों का, ठीक है, एवं संघी पादपों का निर्माण हुआ। फिर आया डिवोनियन 408 अस्थिल मछलियों की विविधता, प्रथम उभयचरों की प्रमुखता। फिर कार्बोबीफेस संवहनी पादपों के वन, प्रथम बीजारोपण, सरीसृप का उदय हुआ। फिर पार्मियन सरीसृप का विकिरण, स्तनियों जैसे जैसे सरीसृपों का उदय हुआ, आधुनिकतम कीटों का आगमन, कई कोशिकीय अकोशिकीय का विलोपन। फिर आया मध्यजीवी, पुराजीवी मध्यजीवी मतलब जीवन से पहले का, फिर मध्यजीवी आया। ट्राइसेकी भूपटल अनावृत बीजियों का, जिसमें कोई बीज नहीं था, प्रथम डायनोसर स्तनियों का। फिर जुरेसिक अमृत बीजियों पादपों की प्रभाविता, डायनोसरों की प्रभाविता। फिर ये नूतन जीवी पुष्पी पादपों का, डायनोसरों जीवों का। मेलोसी स्तनियों पक्षियों कीटों का। फिर इयोसिन में और आगे वृद्धि। फिर तृतीय युगीन आवर्त जीव की प्रभाविता में वृद्धि। मायोसिन वानरों सहित अधिकांश आधुनिक स्तनों का उद्भव। प्लायोसिन स्तनियों में आवर्त बीजियों का सतत विकिरण। प्लास्टोसिन मानव के वानर सम पूर्वजों का अवतरण। नूतन हेमकाल है मानव का अवतरण। इस प्रकार ये जो नूतन जीवी, मध्यजीवी, पुराजीवी और पूर्व कैम्ब्रियन ये चीजें थी। अब आदि वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का नाम। अब आदि वायुमंडल में कौन कौन सी गैसें पाई जाएगी थी? आदि मानव में कौन सी थी? मीथेन, अमोनिया, कार्बन डाई, हाइड्रोजन जैसी गैसें थी। ठीक है, मीथेन, अमोनिया, ये कौन सी ये गैसें थी। अब पृथ्वी पर पाया जाने वाला सर्वप्रथम जीवाणु कौन सा है? जीवाणु कौन थे? जीवाणु थे। वायुमंडल में ऑक्सीजन कैसे आई? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। किससे? प्रकाश संश्लेषण द्वारा। अब 5 प्राणी जगत के नाम लिखिए। मोनेरा, प्रोटोकिस्टा, कवक, प्लांटी, एनेमिली, ये है। अब पर्यावरण क्या है? प्रत्येक जीवित प्राणी वायु, प्रकाश, पानी आदि स्तर विभिन्न प्रकार के जीवधारियों में अपने पर्यावरण के साथ सतत रूप से अनन्य क्रिया करता है। पर्यावरण की परिभाषा करें, आसपास की परिस्थितियां और परिवेश है जहां जीव रहता है और अथवा कार्यरत रहता है। मोटे तौर पर सजीव, निर्जीव, क्रिकेट उनकी सूची दी गई। अब पर्यावरण अपने आसपास का जो वातावरण है जिसमें लोग रहते हैं, जीव जंतु रहते हैं, वो सब क्या है? पर्यावरण। पर्यावरण की सरल सी परिभाषा है, अपने आसपास के वातावरण को पर्यावरण कहते हैं। ये नॉर्मल सी परिभाषा है जिसमें जीव जंतु, प्रकाश, वायु, जैसे इसमें सब कुछ आते हैं, जैसे जीव जंतु, प्रकाश, वायु, पानी, जल, ये सब चीजें इसमें आती है। अब पर्यावरण के वातावरण के घटक निर्जीव है। निर्जीव जैसे प्रकाश है, सूरज की रोशनी है, जलवायु है, मौसम है, वायुमंडलीय गैसें हैं, पानी है, अधस्तर है, ये सब क्या है? निर्जीव है, जिनमें कोई जीवन नहीं है। सजीव जीवधारी जिनमें पौधे, जीव जंतु, जीवाणु, फफूंद, कवक, प्रोटोजोआ, ये सब, और इसमें मानव भी शामिल है। निर्जीव घटक का अपन बोले कि सूर्य के प्रकाश से हमें ऊर्जा मिलती है और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण से सूर्य प्रकाश का उपयोग करते हैं, जिससे वे स्वयं अन्य जीवधारियों के लिए भोजन का संश्लेषण करते हैं। ठीक है, सूर्य के प्रकाश से हमें क्या मिलती है? ऊर्जा। और हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य से प्रकाश का उपयोग, जिससे स्वयं जीवधारियों का भोजन का संश्लेषण करते हैं। वर्षा, प्रत्येक जीवधारी के लिए पानी जरूरी होता है। प्रत्येक जीवधारियों के लिए क्या है? पानी जरूरी होता है। अधिकतर जैव रसायन अभिक्रियाएं जलीय माध्यम से होती है। जल शरीर के तापमान का नियमन करने में सहायक होता है। इसके अतिरिक्त जलाशय कई प्रकार के जलीय पौधों जंतुओं में पुनर्वास करते हैं। ठीक है, पर्यावास करते हैं। कौन कौन से निर्जीव घटक? प्रकाश, वर्षा, पानी जरूरी होता है हर जीव जंतु के लिए। रासायनिक अभिक्रिया जलीय माध्यम से होती है। ठीक है, अब उसके बाद तापमान पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण घटक है जिसमें जीवों की उत्तरजीविता पर गहरा प्रभाव पड़ता है। तापमान और आर्द्रता केवल एक निश्चित परास तक सहन कर सकते हैं। वायुमंडल में 21% ऑक्सीजन, 78% नाइट्रोजन
ठीक है। और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ अन्य निष्क्रिय गैसें जैसे आर्गन 0.03%, नियोन आदि भी होती है। अब अधः स्तर, जीव स्थलीय या जलीय भी हो सकते हैं। भूमि मिट्टी से ढकी और बहुत तरह के सूक्ष्म जीवों, प्रोटोजोआ, फफूंद, जीव जंतु आदि पनपते रहते हैं। पौधों की जड़ें जमीन में घुसकर पानी तथा पोषक तत्वों की तलाश में मिट्टी से बाहर आ जाती है। ठीक है। पौधों की जड़ें जमीन में घुसकर तथा पानी पोषक तत्वों की तलाश में मिट्टी से बाहर आकर जलीय जंतु भूमि पर रहते हैं। जलीय जीव जंतु सूक्ष्म जीव अलवणीय जल तथा समुद्र में रहते हैं। जलीय जीव जंतु तथा सूक्ष्म जीव अलवणीय जल तथा समुद्र में भी रहते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव जो नीचे गर्म पानी के निकास संद्रों में भी रहते हैं। अब सजीव घटक हरे पौधे हैं, सभी प्रकाश संश्लेषण द्वारा जीवधारियों के लिए भोजन तैयार करते हैं। इसी प्रकार, ठीक है, एक स्पंजीवी प्राणी जो जीवन पर पुनर्वास करते हैं और स्पीसी जो के साथ रहते हैं। एक स्पाइसीज दूसरी के लिए आहार बनती है। सूक्ष्म जीव फफूंद मरे हुए पौधे और जंतुओं के लिए सड़न पैदा करते हैं, जिससे मृत जीवाणुओं के शरीर का भीतर ही पोषक तत्व बाहर आ जाते हैं, जिन्हें पनपते पौधे दोबारा उपयोग में लेते हैं। इसलिए जीवधारों की उत्तरजीविता के लिए पर्यावरण के सजीव तथा निर्जीव दोनों प्रकार के घटकों की आवश्यकता होती है। इसलिए जीवधारियों की उत्तरजीविता में के लिए अपने वातावरण के साथ एक अत्यंत नाजुक हालात जरूरी है। अब पर्यावरण को परिभाषित कीजिए। आसपास के वातावरण, आसपास का वातावरण जिसमें सभी जीव जंतु रहते हैं उसे पर्यावरण कहते हैं और सक्रिय रहते हैं। सजीव घटकों के नाम लिखिए। सभी जीव जैविकधारी, पेड़ पौधे, जीव जंतु और प्राणीधारी जिसमें प्राण है वो सब। निर्जीव घटकों की सूचनी प्रकाश, आर्द्रता, तापमान, वायुमंडल, ये स्तर सभी। पर्यावरण के अपघटन को क्यों रोकना चाहिए? एक उत्तर दीजिए। क्योंकि मानव सभी प्राणीधारी जीवों के बने रहने के लिए खतरा पैदा करता है। मानव है सभी जीवधारियों के लिए, जीवधारी बने रहने के लिए खतरा पैदा करता है, इसलिए हमें रोकना चाहिए। ठीक है। अब आपने क्या सीखा? ब्रह्मांड किसे कहते हैं? तारों की आकाशगंगा से बनता है। तारों और आकाशगंगा से। तारे चमकती हुई गैसों के विशाल गोले से बनते हैं। सूर्य भी एक तारा है। हमारे सौरमंडल में सूर्य और उसके चारों ओर चक्कर काटने वाले 8 ग्रहों से बना है। पृथ्वी हमारे सौरमंडल का एक ग्रह है। पृथ्वी हमारा एक ग्रह है। हम एक विशाल विस्फोट से जब अंतरिक्ष धूल गया तो ब्रह्मांड का अस्तित्व आया। इसे बिग बैंग का सिद्धांत भी कहते हैं। और धूल और गैसों का गोल तेज घूमने लगा, जिससे बहुत सारा गर्मी हो गई और अत्यधिक गर्म केंद्र सूर्य बनकर अलग हो गया। जब विस्फोट हुआ तब गैस और धूल के कण तेज तेज घूमने लगे, जिससे गर्मी पैदा होगी और अत्यधिक गर्म केंद्र सूर्य बन गया। पृथ्वी के 3 भाग है, क्रोड, प्रावार और बाहरी परपटी। बाहरी परपटी जिस पर अपन रहते हैं, क्रोड, प्रावार। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर और अपनी धुरी पर घूमती है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी धुरी पर इस घूमने से दिन रात के चक्र बनते हैं। पृथ्वी सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन बना रह सकता है, क्योंकि यहाँ पानी, वायुमंडल, उपयुक्त तापमान है तथा सूर्य से उसे प्राप्त प्रकाश मिलता है। पृथ्वी की आयु 4 से 5 करोड़ वर्ष है। कितनी है? 4 से 5 करोड़ वर्ष। तथा पृथ्वी पर ही 3.5 करोड़ वर्ष जीवन का उद्गम हुआ, जिसे प्रमाण अब भी पाए जाने वाले सबसे पुराने जीवाश्म है। आदि पृथ्वी का वायुमंडल बहुत अलग प्रकार का था। गर्म और कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसें, जलवाष्प, मीथेनिया, अमोनिया तथा हाइड्रोजन, ऑक्सीजन रहित। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो जल वाष्प के रूप में संघनित हुई और वर्षा बनकर पृथ्वी पर गिरी। और पहली कोशिका कैसे बनी उसका पता अभी तक नहीं चल पाया है। शायद कोशिका का जीवाणु सबसे पहले जीवों में था। कोशिका का जीवाणु था। तत्पश्चात जीव विज्ञान के विकास के लाखों प्रकार के जीव उद्भव हुआ। सभी जीव उत्तरजीविता के लिए अपने पर्यावरण निर्भर करते हैं। सभी जीव अपने पर्यावरण के साथ घनिष्ठ संबंध में। पर्यावरण के जीव को आसपास के वातावरण के रूप में परिभाषित किया गया है। पर्यावरण में तापमान, प्रकाश, जल, आर्द्रता आदि निर्जीव घटक होते हैं और सजीव घटकों के लिए साथ मिलजुल कर रहते हैं। ठीक है। अभी अपन ने पढ़ लिए। ठीक है।